आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्स ETC में ढेर सारा स्वागत है। हम दिन प्रतिदिन टीचिंग से रिलेटेड वीडियो को देखते हैं, बनाते हैं और समझाते हैं। तो आज का वीडियो जो हमारा रहने वाला है काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाला है, जो कि अभी 27 अगस्त 2023 का जो MP में सेट एग्ज़ाम हुआ है, जहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एग्ज़ाम के बाद एलिजिबल हो जाते हैं, उसका एक पेपर जो 27 को हुआ है, उसका पेपर 1 को हम अच्छे से एनालिसिस करेंगे, विश्लेषण करेंगे और उसको जो भी प्रश्न बने हैं उनके बारे में अच्छे से जानेंगे, समझेंगे और इसको पढ़ने का और जानने का अच्छा से अच्छा एडवांस तरीके से कोशिश करेंगे। तो आइए आज का जो पहला प्रश्न हमारा रहने वाला है, यानी कि MP सेट का जो पेपर 1 का एग्ज़ाम हुआ है, उसका जो पेपर 1 में पहला जो क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन था, आप स्क्रीन पर यहाँ पे देख सकते हैं। जो पहला प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है, Which of the following DTH channel are meant to support and reach who do not have access to internet, यानी कि जिनके पास इंटरनेट की पहुंच नहीं है और उन लोगों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी DTH चैनल सहायक सिद्ध होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो दीक्षा है, यहाँ पे अब एक एक ऑप्शन को देखते चलिए, समझते चलिए। यहाँ पे दीक्षा तो दिया गया है, स्वयं प्रभा दिया गया है, सत्य निष्ठा दिया गया है, स्वयं दिया गया। कहीं ना कहीं इनको चलाने के लिए हमको इंटरनेट की ज़रूरी होती है और इंटरनेट का पहुंच होना ज़रूरी है। लेकिन स्वयं प्रभा जो आप देख रहे हैं, स्वयं प्रभा या स्वयं प्रभा ही, देखिए स्वयं प्रभा ही इसका आंसर होगा, स्वयं नहीं होगा। यहाँ पे मैसेज आ रहा है लेकिन स्वयं नहीं होगा, स्वयं प्रभा होगा। तो देखिए, स्वयं प्रभा क्या है कि DTH चैनल के माध्यम से हर घर तक इसको पहुंचाया जाता है, ताकि जहां तक नेट की कनेक्टिविटी नहीं है वहां पे स्वयं प्रभा के माध्यम से एजुकेशन को सिखाने का काम किया जाता है, DTH चैनल के माध्यम से। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन का ऑप्शन जो सही होगा, ये होगा ऑप्शन B, ठीक है। और दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, Which of the following is the best advantage of choice based credit system। देखिए, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम जो है, ये बेसिकली बनाया गया था किन के लिए, जो स्टूडेंट है उनके लिए, यानी कि स्टूडेंट सेंट्रिक मेथड में इनको लाया गया, क्योंकि स्टूडेंट खुद से उसको क्या पढ़ना है खुद चुन सके अपने चॉइस के अनुसार। तो यहाँ पे ऑप्शन को पढ़िए और इसका आंसर देने का कोशिश कीजिए। तो पहला आंसर जो है इसमें दिया गया है ऑप्शन में, शिफ्ट इन फोकस फ्रॉम टीचर सेंट्रिक। ये तो कभी नहीं होगा भाई, टीचर सेंट्रिक होगा नहीं करेगा। जब बना था तो स्टूडेंट सेंट्रिक के लिए बना था। प्रोवाइडिंग टीचर का बात यहाँ भी नहीं आएगा। इम्प्रूविंग क्रिएटिविटी ऑफ स्टूडेंट, इसको देखते हैं। शिफ्ट इन फोकस फ्रॉम द टीचर सेंट्रिक टू, देखिए यहाँ पे सीधा लिखा है कि टीचर सेंट्रिक से स्टूडेंट सेंट्रिक की तरफ एजुकेशन में शिफ्ट किया गया, फोकस किया गया, ताकि टीचर सेंट्रिक से हट के स्टूडेंट सेंट्रिक की तरफ ध्यान दिया जाए। तो ऑप्शन D यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे चलिए, तीसरा प्रश्न पढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है, Which of the following are लेवल ऑफ टीचिंग। देखिए, लेवल ऑफ टीचिंग से क्वेश्चन बना है, इसमें कुछ सोचने का ज़रूरी नहीं है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, लेवल ऑफ टीचिंग में मात्र 3 ऐसे लेवल होते हैं, जिसको सबसे पहला लेवल होता है प्राइमरी लेवल, नहीं मेमोरी लेवल, फिर अंडरस्टैंडिंग लेवल, फिर रिफ्लेक्टिव लेवल। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन C में आपका दिया हुआ है मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल। और देखिए, मेमोरी लेवल जो होता है, इसमें क्या होता है कि छोटे बच्चों को चीज़ों को रटाया जाता है, रटा के उनको मेमोरी में मतलब डाल दिया जाता है, ताकि वो चीज़ों को रट के सीख सके। अंडरस्टैंडिंग में होता है कि चीज़ों के बारे में बताया जाता है और सिखाया जाता है कि ताकि वह स्टूडेंट अपने से खुद कर सके। और रिफ्लेक्टिव लेवल में बड़ा से बड़ा प्रॉब्लम के बारे में पढ़ाया लिखाया समझाया जाता है, तब जाके ये लेवल हाईएस्ट बनता है। तो ये जो लर्निंग मेथड जो है बनाया गया था अलग अलग लेवल में, तो इसको कौन दिए थे, तो इसको दिए थे जॉन डीवी।
जॉन डी, नहीं ये लेवल का बात अलग है। अरे हाँ, एक क्वेश्चन छूट रहा है, इसको देखिए, क्वेश्चन छूट रहा है ऊपर 3 नंबर क्वेश्चन छूट रहा है, यही हम सोच रहे हैं। क्वेश्चन जो यहाँ पे 3 नंबर जो क्वेश्चन है लिखा है टीचिंग ए प्रोसेस। टीचिंग एक प्रोसेस है क्या? ट्राईप्लोर है, बाईप्लोर है, यूनिप्लोर है, मल्टीप्लोर है। तो देखिए टीचिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें 3 लोगों का होना एकदम आवश्यक होता है। पहला टीचर, दूसरा स्टूडेंट और तीसरा आपका सिलेबस जिसको कैरिकुलम बोला जाता है। तो ये आपका होना चाहिए, तब जाके आपका जो टीचिंग है वो उसका इफेक्टिव तरह से प्रोसेस करके उसको टीचिंग को किया जा सकता है। अब तो इसमें 3 जो होता है, स्टूडेंट, टीचर और सिलेबस, तो ये होता है ट्रिपुलर, यानी कि पहला ऑप्शन सही हो जाएगा तीसरे क्वेश्चन का। आगे हम पढ़ेंगे 5वें क्वेश्चन की तरफ। 5वां क्वेश्चन बोल रहा है विच मेथड ऑफ टीचिंग डेवलप्स स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी इन स्टूडेंट। अब यहाँ पे देखने वाला चीज़ ये है कि स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी इन स्टूडेंट, यानी कि स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी इन स्टूडेंट यानी कि पूछताछ की भावना विकसित करती है कौन सी मेथड? प्रोजेक्ट मेथड, ह्यूरिस्टिक मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, लेबोरेटरी मेथड। तो देखिए एक एक करके समझिए। सबसे पहला प्रोजेक्ट मेथड जो होता है ये स्टूडेंट सेंट्रिक होता है। इसमें क्या होता है कि प्रोजेक्ट पे काम कराया जाता है स्टूडेंट से, और उस प्रोजेक्ट के माध्यम से उस स्टूडेंट को कुछ सिखाया जाता है या बताया जाता है। दूसरा तीसरा ऑप्शन में जो दिया गया है सी में प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में क्या होता है, किस स्टडीज पे, किसी केस पे स्टडी किया जाता है और उस मेथड से प्रॉब्लम को सोल्व करके बताया जाता है और स्टूडेंट को सिखाया पढ़ाया जाता है। तीसरा लेबोरेटरी मेथड, यानी साइंस का जो भी पढ़ाई लिखाई होता है लेबोरेटरी में जब कराया जाता है और एक केमिकल से दूसरे केमिकल के बीच में रिएक्शन के बारे में बताया जाता है, तो होता है लेबोरेटरी मेथड में। और तीसरा जो होता है ह्यूरिस्टिक मेथड, यही इसका आंसर होगा, जो पूछताछ की क्रम से विकसित होता है मेथड। तो इसको देने वाले जो थे इनका नाम था हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रांग, इन्हीं के द्वारा दिया गया था ह्यूरिस्टिक मेथड। पूछताछ की भावना को विकसित करती है स्टूडेंट का। तो ये हुआ आज का 5वां प्रश्न का आंसर। चलिए 6ठे प्रश्न पर चलते हैं। अच्छा इसे यहाँ से बदलना है। 6ठा प्रश्न का निम्नलिखित में से शोध प्रक्रिया का पहला चरण कौन सा है? तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ रिसर्च प्रोसेस। रिसर्च प्रोसेस में सबसे पहला काम यही होता है कि हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं व्यापक क्षेत्र अनुसार। तो देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा रिसर्च प्रॉब्लम। रिसर्च प्रॉब्लम जो होता है रिसर्च प्रोसेस का पहला स्टेप होता है, यानी 6ठे का डी आंसर होगा। 7वां में आइए, द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, यानी कि नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट कौन सा है? देखिए एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, मीडियन टेस्ट, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, अच्छा एनालिसिस ऑफ कोवेरिएंस है, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस है, क्रिटिकल रेशियो है, मीडियन टेस्ट है। और यहाँ पे देखिए जो मीडियन टेस्ट जो होता है ये हमारा होता है नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, यानी ऑप्शन बी सही होगा यहाँ पे। आगे 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न में लिखा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस रिप्रेजेंट ऑफ द मोस्ट लॉजिकल सीक्वेंस इन डूइंग रिसर्च। रिसर्च का जो सीक्वेंस होता है उसको बताना है। तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है, रिसर्च प्रॉब्लम को। तो देखिए कि कहाँ कहाँ प्रॉब्लम हमको दिख रहा है इसमें। तो पहला इसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा है तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। दूसरा प्रोसेस में होता है कि फॉर रिसर्च डिजाइन को बनाया जाता है। उसके बाद फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। देखिए डिजाइन के बाद इसमें भी नहीं है, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, उसको टेस्टिंग किया जाता है और रिपोर्ट बनाया जाता है, यानी ऑप्शन ए जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। अब आगे बढ़िए।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 9 नंबर में क्या है? 9वां प्रश्न बोल रहा है कि ए स्टडी ऑन द टॉपिक परसेप्शन ऑफ द ट्राइबल पीपल एंड फॉर्मल एजुकेशन अंडर व्हिच टाइप ऑफ रिसर्च। यहाँ पे बोल रहा है कि औपचारिक शिक्षा के बारे में जनजातीय लोगों की धारणा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये जो प्रश्न पूछ रहा है कि शिक्षा में औपचारिक जनजातीय लोग, देखिए ये क्या होता है कि इथनोसेंट्रिक होता है। इथनोसेंट्रिक इसलिए होता है कि किसी भी जनजाति के ऊपर, किसी भी पॉपुलेशन के ऊपर अगर आप रिसर्च कर रहे हैं तो उन लोगों को बीच में जाके काम करना रहता है और वहाँ से आप जाके ऑब्जर्वेशन लगाते हैं, आप ऑब्जर्व कर पाते हैं कि उनकी धारणा क्या है, वो किस प्रकार से अपने जीवन यापन करते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए हमको इथनोसेंट्रिक रिसर्च करने पड़ते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा, ऑप्शन डी। SPSS स्टैंड फॉर 10वां क्वेश्चन। 10वां तो देखिए SPSS का फुल फॉर्म, इसका प्रयोग रिसर्च में क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डाटा को एनालिसिस करने के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर जो होगा SPSS का जो फुल फॉर्म होगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो ये इसका आंसर होता है स्टैटिकल पैकेज फॉर सोशल साइंस। देखिए स्टैटिकल पैकेज फॉर सोशल साइंस, पैकेज फॉर सोशल साइंस, पैकेज फॉर सोशल, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब आगे बढ़िए 10वें प्रश्न की ओर। 10वां तो हो गया, 11वें प्रश्न को। तो यहाँ पे 11वां जो प्रश्न है ये है कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड है, 11 से 15, लेकिन इसको हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि अगर इसको कराएंगे तो लंबा वीडियो हो जाएगा। तो कॉम्प्रिहेंशन की वीडियो को छोड़ते हैं और आगे 16वां नंबर से हम बनाने की कोशिश करेंगे, 16 नंबर प्रश्न से। विश्व भारती 11 12 ये हो गया, 13 14 15। 15 के बाद में अब आइए हम 16वें प्रश्न से बनाएंगे क्योंकि आगे का जो प्रश्न था वो कॉम्प्रिहेंशन का था। तो यहाँ पे 16वें नंबर प्रश्न कर रहा है कि इन कम्युनिकेशन नेटवर्क द सर्किल नेटवर्क्स अलाउ, यानी कि नेटवर्क, संचार नेटवर्क में सर्किल नेटवर्क की अनुमति देता है, यानी कि सर्किल में। तो देखिए ऑप्शन से हम पकड़ लेंगे इस प्रश्न को। एवरी मेंबर हैज इजी एक्सेस, कलम को उठाते हैं, एक्सेस टू एवरी अनदर। तो देखिए यहाँ पे ग्रुप नहीं बन रहा है कि आसानी तरीके से ग्रुप मेंबर में किसी अदर से एक प्रत्येक से बात कर लेना या ग्रुप बना लेना। और देखिए ईच मेंबर टू कन्वर्ज विथ द पर्सन आइदर लेफ्ट एंड राइट। देखिए इसका आंसर यही होगा, एक पर्सन होगा और इसके लेफ्ट में, इसके राइट में, यहाँ से इनसे बात किया, यहाँ से इनसे बात किया। अब एक क्या करेंगे, इनके पास, ये इनके पास, इस तरह से क्या होगा, एक नेटवर्क बन जाएगा और कम्युनिकेशन नेटवर्क बन जाएगा। तो इसका आंसर जो होगा ये ऑप्शन सी होगा 16वें नंबर प्रश्न का। 17वां प्रश्न क्या कर रहा है, ग्रेप वाइन, एक मिनट ऊपर जाओ। हाँ अरे क्या हुआ। 17वां प्रश्न बोल रहा है ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन इज नॉट इंक्लूड। जैसे हम जानते हैं ग्रेप वाइन जो कम्युनिकेशन होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। और देखिए इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो होता है वो चेन सिस्टम, क्लस्टर सिस्टम, गॉसिप सिस्टम इनफॉर्मल में आता है। और ऐसे क्या होगा कि ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन इसमें सम्मिलित हो जाएगा। और मेटा कम्युनिकेशन जो होता है ये टेक्नोलॉजी बेस्ड होता है, तो यह डी जो होगा ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन में इंक्लूड नहीं होगा। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। अब आगे 18वें प्रश्न की ओर। अरे 18वां प्रश्न क्या बोलता है इसको हम जानेंगे। किसी व्यक्ति के चेहरे के और हाव भाव से औपचारिक व्यवहारों की नकल करने से किसी व्यक्ति की भावनाओं को पकड़ने या साझा करने की स्वचालित प्रक्रिया को माना जाता है। अब देखिए प्रश्न कर रहा है कि किसी व्यक्ति के इमोशन से, उसके जो भी फेशियल एक्सप्रेशन है, तो उसको जानने
में जो हमारा कम्युनिकेशन लगता है वो कौन सा कम्युनिकेशन होता है, तो ये होता है इमोशन कॉग्निशन, यानी भावनात्मक संक्रमण। ऑप्शन बी सही होगा 18 नंबर प्रश्न का। 9वें प्रश्न को देखते हैं। 9वें प्रश्न ये भी कम्युनिकेशन का क्वेश्चन है। बोल रहा है कि व्हिच ऑन द फॉलोइंग कंसीडर एज ए डिजर्टेशन ऑफ डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। तो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में क्या होता है, रिलेबल टू रिटर्न डिफ्यूजन मेथड, मैसेज ओवरलोड, फिल्टरिंग। तो देखिए इसमें क्या होता है कि जो भी हमारा कम्युनिकेशन होता है वो मतलब डिजर्टेशन डाउनवर्ड की तरफ जाता है। तो इसमें कोई भी रिलायबल होता है अपना मेथड, जो भी रिटर्न मेथड होता है उसको दिखाने में समझने में, मैसेज का जो वर्कलोड होता है ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ते जाता है, और बीच में जो मीडियन होता है उसको फिल्टरिंग का काम करता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो होगा चौथा सही होगा, 19 का डी। अब 20वां प्रश्न बोल रहा है कि इन द भेल भोपाल स्पेशल मैकेनिज्म इन द डेवलप्ड विथ एक्रोनम MEC मेकॉम स्टैंड। देखिए मेकॉम एक भेल जो ऑर्गेनाइजेशन है भारत का, बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट का है, भारतीय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। ये एक मैकेनिज्म डेवलप किया है स्पेशल। ये किसके लिए किया है, अपने एम्प्लॉय लोगों के लिए किया है। तो ये कौन सा मैकेनिज्म डेवलप किया है, मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय कम्युनिकेशन के लिए किया है, मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे अगर जहाँ भी मिले तो यहाँ पे सी ऑप्शन देखिए, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये था 20वां प्रश्न। अब 21वां प्रश्न। अरे यार 21वां प्रश्न सुनिए। ये 21वां प्रश्न बोल रहा है मैथ का क्वेश्चन है। देखिए मैथ का क्वेश्चन तो बनाने के लिए बन जाएगा। इसका आंसर हम बता देते हैं ऐसा ही कि इसका आंसर सी होगा, क्योंकि टाइम लगेगा थोड़ा सा मैथ में। जो भी स्टैटिक क्वेश्चन है उसको हम आगे बनाते चलेंगे, बढ़ते चलेंगे, क्योंकि समय लगेगा इसमें। इसको मैथ वाला पर्सन को हम स्पेशल अलग से भले बनवा देंगे, उसके लिए कोई बात नहीं है। लेकिन जल्दी जल्दी वीडियो को बनाना है ताकि लंबा ना जाए। लंबा जाने के बाद में सब लोग इग्नोर करता है, कोई देख नहीं पाता है पूरे वीडियो को। तो इसको देखते हैं, जो बन जाता है बना देते हैं। तो इसका 33 वर्ष हो जाएगा। और इसका ऑप्शन जो होगा, एक गांव में किसान इतना 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 है, तो इसको छोड़ते हैं, ये भी छोड़ते हैं। ये तो 24 नंबर प्रश्न जो है उसे देख के बन जाएगा, क्योंकि बोल रहा है 3:2 है। किसी शहर में 750 व्यक्ति रहते हैं और बेरोजगार और बेरोजगार लोग हैं, मैंने कुछ लोगों को नौकरी है, कुछ लोग बेरोजगार हैं। तो इसमें बोल रहा है कि जो सेकेंड टाउन में जो अनुपात 2 है उसमें लोग बेरोजगार लोग रहते हैं। तो यहाँ पे क्या कीजिए कि सीधा 750, देखिए करते हैं 750 गुने 2/5, तो 15 5 75, तो ये हो गया 0 0। इसमें गुना करेंगे तो 300 हो जाएगा। तो 300 जहाँ आंसर होगा इसका हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। ये देख के बन जा रहा है तो बना दिए इसको। और बहुत सारा प्रश्न है। अब देखिए इसमें क्या दिक्कत है, जो स्टूडेंट भेजा है हमको वो एग्ज़ाम दिया था तो ऐसा ही बीच में गड़बड़ कर दिया था। अब देखिए ये जो 25 नंबर प्रश्न है, ये प्रश्न है रीजनिंग का प्रश्न है, तो इसको तो थोड़ा पढ़ने में प्रॉब्लम होगा। लेकिन ये वाला पढ़ाया जा रहा है 26 नंबर प्रश्न को पढ़ लिया जाए, बना लिया जाए। इंडक्टिव रीजनिंग इज बेस्ड ऑन। तो देखिए इंडक्टिव में क्या होता है कि पूरा मतलब कि नेचर बेस पे होता है, और वो भी इनफॉर्मिटी यानी कि प्रकृति पे ज़्यादा समरूपता पे होता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा यहाँ पे। दूसरा है सभी पुरुष। अच्छा ये क्वेश्चन आ गया कहाँ से, अच्छा स्क्वायर ऑफ पोजीशन से क्वेश्चन आ गया। तो कॉन्ट्राडिक्टी का इसमें क्या लिखा है, एक दूसरे से प्रतिवादी है, मतलब कि एक दूसरे के उल्टे हैं, कंट्राडिक्टी हैं। तो दो चीज़ होता है कंट्राडिक्शन में, और या तो सभी सही हो गया या तो कुछ नहीं होगा। तो देखिए ए और बी इसमें आ जाएगा, क्योंकि ऑल और नहीं तो कुछ नहीं, नो। ठीक है, तो देखिए ए और बी यहाँ पे सही हो गया। तो यहाँ से इस ऑप्शन को हम सही कर लेंगे। इस प्रकार से 27वां प्रश्न बन गया। अब 28वें प्रश्न पर बढ़ेंगे हम। 28वें, अरे यार ये भी सही है।
28वां प्रश्न पे क्या है कि नया सिगुलिज्म एम्प्लॉयड फॉर्मल 5 स्टेप ऑफ मैकेनिज्म। अच्छा, इसको मैच करना है। तो देखिए यहाँ पे जहाँ भी आप इसको पढ़ेंगे तो आप अगर पढ़े होंगे इंडियन लॉजिक तो समझ में आ जाएगा के बारे में, अगर नहीं पढ़ेंगे तो थोड़ा सा ऐसे दिमाग लगाइए, समझिएगा। देखिए कहा जाता है कि जहाँ आग होता है ना वहीं पे धुआं होता है, ठीक है। तो एक क्या है, एक तरह का उदाहरण है। तो देखिए जहाँ भी आग होता है वहाँ पे, तो सी में दिया है, उदाहरण का मतलब 3 में दिया है। तो सी का 3 देखिए, सी का 3, अच्छा सी का 3 तो अधिकतर जगह यही है, सी का 3, सी का 3, सी का 3, सी का 3, इसमें नहीं है। अच्छा, और जहाँ दिया रहेगा क्योंकि, तो वो होता है हेतु यानी कि कारण। तो बी का 2 देखिए कहाँ है, बी का 2 ए में भी है, ए में भी है और सी में भी है। बी का 2 ए में है और सी का, अच्छा कोई बात नहीं। और लास्ट में है निगमन उदाहरण हेतु, लास्ट में निष्कर्ष मतलब निगमन, तो निगमन ई या निष्कर्ष ई यहाँ पे निकल जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन जो हमारा सही हो रहा है सी सही हो रहा है, सी ऑप्शन सी है सही हो रहा है हमारा, ठीक है। इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा क्योंकि इंडियन लॉजिक का है। अब देखिए हेतवावास से क्वेश्चन पूछा हुआ है। हेतवावास में बोल रहा है कि इन द फॉलोइंग ऑफ टाइप्स ऑफ हेतवावास इज द फैलेसी ऑफ एन इरेगुलर मिडिल टर्म, यानी इरेगुलर यानी कि 3 तरह का, इसमें जो 4 तरह का दिया हुआ है। तो इरेगुलर में आपका पहला जो ए होगा ना यहीं आएगा, सव्य विचार, क्योंकि ये अनियमित होता है। और उसके नीचे जो है बाध्यता, तो ये क्या होता है, अनुमानित विरोधी होता है। और उसके नीचे सत्यपक्ष है, ये क्या होता है कि अनुमानित तौर पर विरोधी होता है। तो यहाँ पे जो इरेगुलर का बात किया है, तो इरेगुलर में हमारा आ जाता है सव्य विचार, यानी कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा, अब 30वां प्रश्न, वीडियो काफ़ी लंबा लगता है, हो जाएगा कोई नहीं। अब तो 30वां प्रश्न है, 20 प्रश्न और है। अरे अच्छा हाँ, यहाँ पे पूछ रहा है कि सभी पक्षी अंडे देते हैं, कौवे पक्षी हैं, कौवे अंडे देते हैं। तो बोल रहा है कि रीजनिंग द एबव स्टेटमेंट, यानी कि इंडक्टिव में आएगा कि डिडक्टिव में आएगा। और छोटी सी बात है कि जहाँ भी जर्नल से पार्टिकुलर की तरफ बात होगा वो हो जाता है डिडक्टिव, और जहाँ पे पार्टिकुलर से डिडक्टिव की बात होता है वो हो जाता है इंडक्टिव। तो यहाँ पे जर्नल बात की गई ऑल, और फिर यहाँ पे पार्टिकुलर पे आ गया, तो सीधा सी बात है डिडक्टिव रीजनिंग हो जाएगा। अब 31 नंबर प्रश्न में क्या है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉट सोर्स ऑफ सेकेंडरी डाटा। देखिए जो भी फर्स्ट टाइम लिया जाता है वो प्राइमरी डाटा होता है, और जो सेकेंड टाइम लिया जाता है यानी कहीं से ले लिया जाता है वो सेकेंडरी डाटा है। जैसे रिपोर्ट ऑफ कमिटी हो गया, पब्लिकेशन हो गया, पब्लिकेशन ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूट, या कहीं से ना कहीं से सेकेंडरी डाटा जो पब्लिश हो चुका है वहाँ से लेते हैं। लेकिन डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ओरल जो इंटरव्यू होता है वो फर्स्ट टाइम हमारे पास आता है तो प्राइमरी होता है, या एक बोल रहा है नॉट सेकेंडरी, तो यानी यहाँ पे ये जो ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। अच्छा, 32 नंबर प्रश्न बोल रहा है क्या, 32 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 32 नंबर बोल रहा है कि अच्छा ये क्लासिफिकेशन किया है 0 से 10, 10 से 12, 12 से 30। तो मेथड को क्या बोलते हैं जो क्लासिफिकेशन, देखिए इसको एक्सक्लूसिव मेथड बोलते हैं, ठीक है। इन एक्सक्लूसिव में क्या हो जाएगा कि यहाँ पे 0 रहेगा, यहाँ पे 10 हो गया, यहाँ पे 10 हो गया, यहाँ पे 24, 25 कुछ भी हो सकता है। और डिस्क्रिप्टिव में क्या होता है कि जो भी वैल्यू होता है पॉइंट में दिया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे अगले प्रश्न में जो दिया है उसको पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्विविमा चित्र का प्रकार नहीं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ 2 डायमेंशनल प्रोग्राम, यानी कि 2 चित्रीय यानी कि डायमेंशनल डायग्राम
नॉट नहीं बनता है। देखिए स्क्वायर बनाइएगा तो उसमें भी बनेगा, पाई डायग्राम बनाइएगा उसमें भी बनेगा, रेक्टेंगल में भी दोनों साइड से उसका डायमेंशनल डायग्राम हो जाता है। हिस्टोग्राम होता है उसमें नहीं हो पाएगा, क्योंकि हिस्टोग्राम का जो होता है वो गोला होता है, गोला ऐसे हिस्टोग्राम में हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। विच लिखा है 34 नंबर प्रश्न, द वैल्यू ऑफ मीडियन इज डिटरमाइन ग्राफिकली विच ऑफ द हेल्प ऑफ ग्राफ। देखिए जब ग्राफ का बात आएगा और उसमें किसी पॉइंट को दर्शाना होगा तो हिस्टोग्राम से नहीं होगा, फ्रीक्वेंसी पोलोगन से नहीं होगा, फ्रीक्वेंसी कर्व से नहीं होगा, कर्व से होता है लेकिन ओजिव से होता है। 34 का डी सही, 34 का डी सही होगा यहाँ पे। ठीक है, 35 नंबर प्रश्न को देखिए, बोल रहा है वेन मोड जेड इज डिफाइन वैल्यू। जेड का मतलब हुआ मोड, मोड का जो फार्मूला होता है हम लोग पढ़े हुए हैं, जानते हैं कि जो मोड का फार्मूला होता है वो होता है मोड बराबर, यानी मोड को हम जेड भी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे दिया है, तो जेड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन, यही फार्मूला होता है। और फार्मूला देखिए कहाँ पे मैच कर रहा है, तो ये पूरा का पूरा जो फार्मूला है यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी से मैच कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन सी से कर रहा है। 36 नंबर प्रश्न को देखेंगे, व्हिच कंपोनेंट इनेबल योर कंप्यूटर टू परमानेंटली रिटेन लार्ज। देखिए बोल रहा है कि अपने डाटा को एकत्रित करना है और बड़ी मात्रा में करना है, तो आप अपने कंप्यूटर में परमानेंट के लिए किसको लगवाते हैं, तो सीधी जी बात है स्टोरेज डिवाइस को लगाते हैं, जैसे SSD सब होता है। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे 37 नंबर प्रश्न, उस डिवाइस का नाम जो टेलीफोन लाइन के माध्यम से कंप्यूटर में इंटरनेट जोड़ता है, तो ये तो मॉडेम का काम है, ये तो सभी लोग समझते होंगे मॉडेम। निम्नलिखित में से इंटर सर्च सिस्टम का इंजन नहीं है, तो देखिए गूगल भी है, याहू भी है, डॉग पाइल भी है, अपोलो नहीं है। उसके बाद है भारत द्वारा शिक्षा जगत के लिए सर्वप्रथम कौन सी सैटेलाइट भेजी गई थी, इडूसेट भेजी गई थी भाई साहेब, इडूसेट। ये सब काफ़ी फेमस प्रश्न है। हाँ, अब थोड़ा सा आगे बढ़ाइए और NPTEL के बारे में जानिए। NPTEL क्या है, ये हायर एजुकेशन का क्वेश्चन से है NPTEL, और NPTEL के बारे में थोड़ा बहुत हम लोगों को जान लेना चाहिए NPTEL होता क्या है, क्योंकि जो भी UGC नेट JRF के लोग एग्ज़ाम देते हैं उनको तो ये जानना ही चाहिए। देखिए NPLT क्या है कि एक नेशनल प्रोग्राम है, किसके लिए, टेक्नोलॉजी इन्हेंसमेंट लर्निंग है, यानी टेक्नोलॉजी इन्हेंसमेंट यानी टेक्नोलॉजी को प्रमोशन किया गया है कि उससे जो एजुकेशन में होगा उससे एजुकेशन क्वालिटी एजुकेशन मिलेगा। और ये कब शुरू किया गया था, 2003 में MHRD जो था, अब तो इसका मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया था, पहले MHRD मिनिस्ट्री था, उसी के द्वारा 2003 में लाया गया था। तो इसको क्या था कि क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए शुरू किया गया था, और किसको देने के लिए किया गया था, तो ये शुरू किया गया था इंजीनियरिंग में जो स्टूडेंट पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग एजुकेशन जो होता है उन लोगों के लिए किया गया था। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा डी सही होगा। अगला 41 नंबर प्रश्न पर देखिए, ये सब करेंट का क्वेश्चन है, ये सीधी सी बात है, अगर आपको आता है तो बनाइए, नहीं आता है तो दिमाग मत लगाइए। ठीक है, करेंट का क्वेश्चन है, अब इसमें कुछ उधर नहीं कर सकते हैं। जो रैंक है इंडिया का ग्लोबल रेस्पेक्ट में एवरेज एनुअल फॉरेस्ट एरिया बिटवीन 2010 से 2020 के बीच में, तो तीसरा है। और ये क्या क्वेश्चन है, 42 नंबर बोल रहा है, एज पर द सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी। देखिए सोलर जो है, सोलर से जो एनर्जी मिलता है उसके बारे में क्वेश्चन था, तो आप गूगल पे भी सर्च कर लीजिएगा तो यहीं डी ऑप्शन आएगा, 51.41%। 2030 से तक एक कैपेसिटी इंस्टॉल किया गया है ताकि सोलर एनर्जी को बढ़ावा दिया जाए, वाइंड एनर्जी को
बढ़ावा दिया जाए। और इसे पवन ऊर्जा के मैंने जैसे देखिए 2029 और 30 में कुल जो क्षमता का मिश्रण किया गया है कि 2030 तक ये इतना हमको एनर्जी मिलेगा पवन ऊर्जा से और सौर ऊर्जा से, तो वो कितना है 51.41%। ये आप करेंट का प्रश्न है, वहाँ से गूगल के माध्यम से सर्च करके इसको जान सकते हैं, समझ सकते हैं। 43 नंबर प्रश्न जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रिलेटेड है। तो जैसे कि हम सभी पढ़ते हैं और जानते हैं कि 20 गोल नहीं है बल्कि 17 गोल है, तो ये तो यहीं पे गलत हो जाता है। हाँ, ये सही है कि 2015 में सितंबर में आया था। कहाँ से आया था? न्यूयॉर्क में आया था। फर्स्ट टाइम एडॉप्ट वहीं पे किया गया था। ठीक है, तो केवल 2 नंबर जो स्टेटमेंट है यहाँ पे सही है, तो देखिए 2 इज करेक्ट, डी। ठीक है, आ गया 44 नंबर प्रश्न पे आ गए। इसको छोटा बड़ा कर ले। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम में सम्मिलित नहीं है? सीधी सी बात है, इको सिस्टम जो सेंसिटाइज जोन है जो आता है इन्वायरमेंट एक्ट के तहत, वेटलैंड आता है, कोस्टल रेगुलेशन जोन आता है, लेकिन जू एंड पार्क्स इसके अंदर नहीं आते हैं, जो सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा क्योंकि नोट लिखा है यहाँ पे, देख लीजिएगा। 45 नंबर प्रश्न पर CBD बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कन्वेंशन। बायोलॉजिकल कन्वेंशन देखिए, यह 29 सितंबर 1993 में आया था। बात सही है, सही है। 1996 में नहीं, न कि 1994 में साइन किया गया था, 2 साल बढ़ा दिया। और देखिए यहाँ पे मई होना चाहिए, तो आपको जून कर दिया है, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 और 2। 1 और 2 ऑप्शन सही होगा। कहाँ से? 1 और 2 सही हैं, यहाँ से ऑप्शन ए से। ठीक है, आगे की तरफ क्वेश्चन में बढ़ा जाए। निम्नलिखित में से कौन से ऐसे 3 विश्वविद्यालय थे जो 1857 के दौरान स्थापित किए गए थे? तो 1857 के दौरान 3 ऐसे विश्वविद्यालय थे जिनको एस्टेब्लिश किया गया था, कोलकाता, बम्बे, मद्रास। एक काफ़ी समय से रटाया हुआ, पढ़ाया हुआ चीज़ है, आप लोग को याद ही होगा, पता ही होगा ये चीज़। अब चलिए, ये हायर एजुकेशन का कुछ क्वेश्चन आ गए सामने, इनको बनाने का कोशिश करते हैं, साथ में समझाने का भी कोशिश करते हैं। आइए, पहला प्रश्न, 47वां प्रश्न। पहला प्रश्न तो बहुत पहले बीत चुका। निम्नलिखित में से कौन सा स्वयं का एक चतुर्थांश नहीं है, यानी कि कोऑर्डिनेट नहीं है? तो देखिए, स्वयं ई ट्यूटोरियल, ऑनलाइन डिस्कशन फोरम, ई कंटेंट, ब्रॉडकास्ट नहीं है भाई। फिर है उच्च शिक्षा में सकल नामांकन 50% तक बढ़ाने के लिए 2020 में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है तैयार किया गया है, उसका सीमा क्या है? तो 2035 तक 50% हो जाना चाहिए। लेकिन अगर वहीं देखिए हायर एजुकेशन का बात करें 50%, अगर वहीं सेकेंडरी एजुकेशन का बात करें 100%, तो 2030 सही होगा। ठीक है, लेकिन आप याद रखिएगा दोनों को कि सेकेंडरी एजुकेशन को 100% कब तक करना है? 2030 तक। हायर एजुकेशन में 50% कब तक करना है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के मतलब अनुसार? तो 2035। ठीक है, 48, 49 नंबर प्रश्न को देखेंगे। देखिए 49 नंबर प्रश्न जो है नैक के बारे में पूछ रहा है। नैक किसके द्वारा लाया गया है? तो नैक सीधी सी बात है, यूजीसी का एक बॉडी है जो काम करता है सारे यूनिवर्सिटी, जितना भारत में यूनिवर्सिटी है उनका मूल्यांकन करता है, उनको मूल्यांकन करके ग्रेड देता है। तो इसको तो यूजीसी के द्वारा लाया गया था और इस्टेब्लिश किया गया था नैक को। और नैक के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। आखिर नैक के बारे में बतबे किए हैं कि ये जितनी भी भारत में यूनिवर्सिटी है सरकारी, उनका या प्राइवेट जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है उनका मूल्यांकन करती है और उनको ग्रेड देने का काम करती है। तो इतना ही इसके बारे में जानिए, इससे ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। और किसके द्वारा लाया गया? तो 1994 में लाया गया है। किसके द्वारा? यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा। ठीक है, 50वां नंबर प्रश्न आज के
आखिरी वीडियो का सवाल जो रहने वाला है उसको समझ लीजिए। तो भारत में पहला खुला विश्वविद्यालय यानी ओपन यूनिवर्सिटी कब एस्टेब्लिश किया गया था, प्रश्न पूछ रहा है। तो सीधी सी बात है 1982 में। और कहाँ किया गया था? हैदराबाद आंध्र प्रदेश में किया गया था। कौन सा किया गया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी ओपन किया गया था 1982 में। तो आज का वीडियो हमारा यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हमारे वीडियो को इतने देर तक इतने ध्यान से देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।